क्या बजने वाला है चुनावी बिगुल? क्या आज होगा गुजरात विधानसभा चुनाव का ऐलान? क्या आने वाला है सेमीफाइनल मुकाबले की तारीख? सिंहासन के सेमीफाइनल का बिगुल आज बज सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। माना जा रहा है कि आज चुनाव आयोग सूबे में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। आयोग गुजरात में 18 दिसंबर तक चुनाव कराने का फैसला ले सकता है। गुजरात के चुनाव पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि यहाँ 22 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस इस बार सत्ता परिवर्तन के लिए पूरा जोर लगा रही है। लिहाजा दोनों दलों में चुनाव में जीत हासिल कर सरकार बनाने की होड़ है। 2012 के चुनाव में विधानसभा की कुल 182 सीटों में से बीजेपी ने जोरदार जीत दर्ज करते हुए 115 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 61 सीटों से संतोष करना पड़ा था। वहीं अन्य के खाते में 6 सीटें आई थीं। 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट प्रतिशत में भी बड़ा अंतर था। सूबे में 117 सीटें जीतने वाली बीजेपी 49% से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब रही थी, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस को करीब 40% वोट मिले थे। अगर आज चुनाव की तारीख का ऐलान होगा तो उसके साथ ही आज से ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। तो तारीखों का ऐलान होने वाला है, सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही साथ लखनऊ से कांग्रेस के नेता हिलाल नकवी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, और अहमदाबाद से पाटीदार नेता अतुल पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत एनके सिंह जी आपसे हम करना चाहेंगे कि जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि 13 दिन के करीब इसमें देरी हो रही है, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश का चुनाव का ऐलान किया गया था, क्या इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, जैसा कि कांग्रेस वाले जो है वो आरोप लगा रहे हैं? नहीं, बहुत जाहिर बात है कि आज तक मैंने अपने 40 साल के पत्रकारिता जीवन में मुझे याद नहीं आता है कि इस तरह हुआ हो कि आप 13 दिन बाद एक अन्य राज्य के चुनाव का फैसला करें। इलेक्शन कमिश्नर ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया था। अगर इंटेंशनली ना भी किया हो तो जनता को एक ऐसा मकबूल इंस्टीट्यूशन जिसको सब मानते हैं कि बहुत अच्छा आज भारत में इलेक्शन कमीशन की एक बहुत रेस्पेक्टेबिलिटी है, वो उस दिन ना करा के वो रेस्पेक्टेबिलिटी कहीं बाधित हुई और जनता की नजरों में शक हुआ। और आप गौर करें इन 13 दिन में किस तरह से तमाम जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, तमाम जो अनाउंसमेंट किए गए, भी अभी कल तक किया गया है। कल जो प्रोजेक्ट्स और वो सॉफ्ट दिए गए हैं किसानों को, वो जाहिर बात है कि उसके ठीक 12 घंटे बाद आप ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं। नहीं तो बीजेपी वालों ने इतना इंतजार क्यों किया? पहले भी ये अनाउंस कर सकते थे। यही मैं कह रहा हूँ, ये टैक्टिकल फ्लॉ है जो मैं समझ पाता हूँ कि बीजेपी को हम समझते हैं कि बहुत होशियार है, कई बार ये ऐसी गलतियां करते हैं। अगर यही करना था तो आप कहीं से भी आपकी इमेज ना खराब होती, 13 दिन पहले ये सारे प्रोजेक्ट्स आप कर सकते थे। यानी कि चुनाव आयोग पे दबाव भी डाला गया, ऐसा माना जा रहा है, कहा जा रहा है। हालांकि बात क्या है, मोहित राज दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। मोहित, क्या जानकारी मिल रही है? 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये भी बताया जा रहा है कि 2 चरणों में चुनाव कराया जा सकता है। चुनाव आयोग की तरफ से क्या कोई संकेत मिल रहे हैं? देखिए, 1 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी करेगा। ऐसा माना जा रहा है कि 2 चरणों में मतदान होगा और इसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। खास बात इस पर ये है कि जीएसटी के बाद ये पहला चुनाव है, लिहाजा जीएसटी का जनमत संग्रह भी माना जा रहा है और देखना होगा कि जीएसटी से वाकई अगर व्यापारी परेशान है गुजरात के तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन अगर जीएसटी का अगर परिणाम पॉजिटिव रहा तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सकारात्मक लोकसभा चुनाव के लिए होगा, क्योंकि ये चुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा है लोकसभा चुनाव के लिए। और अहम इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 1 महीने में 5 बार दौरा गुजरात का कर चुके हैं। लेकिन सबकी नज़र आज 1 बजे होगी कि किस तरीके से ये चुनाव करवाया जाएगा, क्या क्या नई चीज़ों के बारे में चुनाव आयोग बताएगा, क्योंकि वीवीपैट पे चुनाव करवाए जाने की बात सामने आ रही है। और साथ ही साथ इस बार कुछ नया आपको दिखाई देगा कि ब्लैक मनी को कैसे रोका जाए, जो पिछले ही चुनाव में ऐसा चुनाव आयोग ने किया था, कई इलाकों से ब्लैक मनी। क्या मोहित इसकी वजह से भी चुनाव की तारीखें देर से ऐलान करने के बारे में कोई बात आ रही है चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि ये तैयारियां इनमें शायद कुछ देर हुई? देखिए, चुनाव आयोग से हमने पिछली बार इस पर सवाल पूछा था, मुख्य चुनाव आयुक्त ने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि तैयारियां मुकम्मल नहीं हो पाई थी, लिहाजा
हमने देरी इसमें की है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि जब मुकम्मल तैयारियां होंगी तो हम चुनाव की तारीखों का ऐलान करेंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी का दबाव चुनाव आयोग पर है। और उसके बाद निश्चित तौर पर चुनाव आयोग के जवाब के बाद विपक्षी पार्टियों ने भी निशाना साधा कि दबाव तो किसी न किसी का है, लेकिन चुनाव आयोग सिरे से खारिज करता रहा है। जी एनके सिंह जी, यहाँ पर हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे साफ तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया कि तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुई, फुल प्रूफ तैयारी के बाद अब आज चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा रहा है या किया जाएगा 1 बजे। नहीं, देखिए पॉलिटिक्स में हमेशा जो डिस्कोर्स होते हैं पब्लिक ओपिनियन चेंज करने के लिए वो एक्यूजेशन से होते हैं। आप क्या समझते हैं चुनाव आयोग ये कहने जा रहा है कि नहीं मेरे ऊपर दबाव था? ये जाहिर नहीं कहेगा तो ये सवाल ही रिडंडेंट है। लेकिन ये है कि ना हो, हम बिल्कुल मानते हैं कि नहीं होगा दबाव। यही चुनाव आयोग है जो कि बीजेपी के मंशा के खिलाफ फैसला दिया था अभी पिछले इलेक्शन में। तो आप ये समझ सकते हैं कि हम ये चुनाव आयोग को नहीं आरोप लगा रहे, लेकिन विपक्ष को आप ये जनता को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये लॉजिक देने में क्या दिक्कत है? चलिए, पाटीदार नेता अतुल पटेल भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। अतुल पटेल जी, भाई हार्दिक पटेल कांग्रेस के साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, अभी आप बताएंगे, या फिर अभी भी वीडियो के जरिए ही हम जो है वो यहाँ पर आकलन करते रहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पिछले 27 महीनों से हम आरक्षण आंदोलन के लिए पूरे गुजरात में घूम रहे हैं। हार्दिक पटेल जी ने अपनी कई सारी सभाओं में ऐलान किया है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए इस बार कांग्रेस को जो भी है वो ऑप्शनली सिलेक्ट करके हमें उसको समर्थन करना पड़ेगा। तो ये सीधे आकर सामने क्यों नहीं कहते हैं कि हम राहुल के साथ हैं, राहुल से मिलने वाले हैं, मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है, ये सामने आकर क्यों नहीं कह रहे? जैसे अल्पेश ठाकुर जी ने पहना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो फुटेज आपके है उसमें इतना क्लियर नहीं दिखता है कि भाई हार्दिक पटेल ही है, क्योंकि जब्बा कुर्ता सब लोग पहनते हैं आजकल। राहुल जी है, हार्दिक है, वो हम अनुमान ही लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि चाहे मिले तो राहुल गांधी कोई दाऊद इब्राहिम नहीं है और हमारा हार्दिक पटेल है वो कोई आतंकवादी नहीं है। अरे यही तो हम कह रहे हैं कि आप भाई गुपचुप तरीके से क्यों कर रहे हैं? आमने सामने मिलिए। जब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को समर्थन देना है, बीजेपी का विरोध करना है, तो फिर सामने आकर दोनों मिलिए ना। नेशनल लेवल के लीडर है, एक दूसरे मिले और गुप्तता से मिले, उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। नहीं, इसमें दिक्कत है, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है। इस वीडियो के बाद अगर ये एस्टेब्लिश हो जाता है तो बीजेपी को एक ही आरोप और लगाना है कि कुछ लेन देन की बात हुई थी। आप समझिए कि आप पब्लिक की नजरों में कितना गिर जाएंगे, इसलिए आपने ये खतरा लिया क्यों? अगर मान लीजिए वो वीडियो, आप जानते हैं कि आजकल होटल में हर जगह वीडियो होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल हम पूरे गांव में घूमते हैं। करीबन 27 महीनों से गुजरात के सभी गांव में हम लोग घूमे हैं, सभाएं मीटिंगें करते हैं। और अभी जो पाटीदार का सोशल मीडिया चल रहा है उसके अंदर इसका पूरा जो व्यू आता है उसमें साफ तौर पर बताया जाता है, चाहे हार्दिक पटेल राहुल जी से मिले, कांग्रेस से मिले, कांग्रेस में शामिल हो जाए तो हम सब लोग खुश है। इसलिए पब्लिक के अंदर नेगेटिव इफेक्ट कुछ आने वाली नहीं है। बिल्कुल, तो बीजेपी का ये फंडा है कि हार्दिक और सामने मिलिए, सामने आकर मिलिए, सबसे बात कीजिए और एकदम ठोक बजाकर अपनी बात कहिए। इसलिए जो है यहाँ पर संशय सामने आ जाती है। हिलाल नकवी कांग्रेस के नेता लखनऊ से इस बीच हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख करेंगे, उनकी राय क्या है। आखिर आज 13 दिनों के बाद हिलाल साहब, चुनाव आयोग जो है वो गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या बीजेपी को मौका मिल गया जो इस तरह से चुनावी यहाँ ऐलान किए जा रहे हैं, शिलान्यास किए जा रहे हैं अपनी योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए? किस तरह से आप देखते हैं इसे? देखिए, जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से गुजरात के डेट्स डिक्लेयर की हैं, जिस तरह से टाइम दिया है 13 दिनों का, निश्चित रूप से उससे इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो प्रश्न चिन्ह तो उठते ही उठते हैं। क्या कारण था कि ये 13 दिन से डिले किया? क्या कारण था कि 12 घंटे के अंदर जैसे ही सारे के सारे जितनी भी योजनाएं थी उनको घोषित कर दिया गया, उसके पश्चात जो है वो इलेक्शन कमीशन आज जो है इलेक्शन की डेट्स जो है डिक्लेयर कर रही है। ये बात जो है जनता भी समझ रही है, प्रदेश की जनता भी समझ रही है, देश की जनता भी देख रही है कि जो काम आप जो है वो पिछले 5 साल में नहीं कर पाए, वो अगर आज की तारीख में आप इलेक्शन की डेट्स को रोक करके उसके बाद डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसके पीछे आपकी मंशा क्या है ये भी समझ में आता है। यानी आपको लगता है कि बीजेपी को बढ़त मिल गई है? आप लोग थोड़े बैकफुट पर आ गए हैं जिस तरह से शिलान्यास किया गया, जिस तरह से योजनाओं का ऐलान किया गया?
और कुछ इस बीच वीडियोज आ रहे हैं हार्दिक पटेल से मिलने के राहुल गांधी, और इससे लेकर भी बहुत सारी बातें सामने आ रही है। सच्चाई क्या है? निश्चित रूप से बिल्कुल देखिए, निश्चित रूप से किसी भी तरह का कोई भी इससे फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलना है। इलेक्शन कमीशन की छवि जो है वो जरूर धूमिल हुई, उसके पर प्रश्न चिन्ह लगा है। प्रदेश की जनता ने भी देखा है कि किस तरह से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ रही है और अपने हिसाब से निर्णय करवा रही है। ऐसा एक परसेप्शन तो निश्चित रूप से जनता में बनता है। सच्चाई क्या है, ये जो देखने से मिल रहा है, दिख रहा है, उसको जनता देख रही है और समझ रही है। हार्दिक पटेल जी से जहां तक मिलने का सवाल उठता है तो हमारी समझ में नहीं आता है मिले हैं या नहीं मिले, उसको कांग्रेस या हार्दिक पटेल दोनों में से कोई भी क्यों छुपाएंगे? इसके पीछे कोई भी कारण नहीं है छुपाने का, और वो भी आप एक पब्लिक प्लेस के पर मिल रहे हैं। तो निश्चित रूप से इतनी समझ जो है हार्दिक पटेल भी रखते हैं और कांग्रेस भी रखती है कि अगर हम पब्लिक प्लेस के पर मिलने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात वहां मीडिया भी होगा, सीसीटीवी कैमरा भी होगा, तो उसके बाद वो छुपा करके मिले, ये जो है ये अपने आप में समझ में ना आने वाली बात है। ना तो इसके ऊपर कोई जनता यकीन करेगी और ना ही कोई सीरियस पॉलिटिशियंस इस बात के ऊपर यकीन कर रहे हैं। ये जो है ये एक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया गया भ्रम है, इसके अतिरिक्त इसमें कोई भी सच्चाई नहीं। विनोद अग्निहोत्री जी का रुख करेंगे हम, और साथ ही आपको बता दें कि शाइना एनसी बीजेपी नेता वो भी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो ये तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शाइना एनसी का रुख करेंगे, मुंबई चलेंगे। शाइना, आपसे जानना चाहेंगे कि ये कहा जा रहा है कि 13 दिन बाद हिमाचल प्रदेश के लिए विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद आज जो है वो चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने वाला है और इसमें बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ है। ये आपका विश्लेषण हो सकता है। मैं ये कहा जा रहा है, मेरा नहीं है, ये तमाम दूसरे पार्टी के लोग कह रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। सरकार से सरकार की तरफ से मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हम प्रगति की राजनीति करते हैं। हम हमेशा कोई नकारात्मक पोलराइजिंग वोट बैंक की राजनीति अन्य दलों के जैसे हमने कभी नहीं किया है और करेंगे भी नहीं। रही हिमाचल की बात, आपको पता है कि भ्रष्टाचार के कितने गंभीर आरोप और जो आरोप साबित हुए हैं जनता के सामने स्पष्ट है। तो हम चाहेंगे कि जनता सोच समझ के वोट करे, उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और सबसे पहले आज हमें यही देखना है कि जो गुजरात के इलेक्शंस में 2 चरण में हो या मैं मानती हूँ कि जो 6 करोड़ आबादी है गुजरात की, उन्होंने ये तो ठान लिया है कि बार बार लोगों को चर्चा विश्लेषण करने दीजिए, लेकिन हर बार ज्यादा बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को ही घोषित करते हैं और मौका देते हैं, क्योंकि वो विश्वास करते हैं मोदी के नेतृत्व में। उसके साथ साथ अमित शाह जी के खासियत जो है इलेक्शन जीतना और स्ट्रैटेजीज सही मायने में। लेकिन जनता चाहती है स्थिर सरकार, राजनीतिक इच्छा शक्ति और एक नेतृत्व जिसमें सिर्फ उनकी प्रगति हो, और ये सभी जो कंपोनेंट्स है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे पाती है। बिल्कुल, आपने भ्रष्टाचार की बात की, हिमाचल प्रदेश का जिक्र करते हुए सुखराम के बेटों को बीजेपी ने टिकट दिया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपनाए, स्वीकार करे और उनके प्रति कोई भी आरोप न हो भ्रष्टाचार को लेके, मैं मानती हूँ कि प्रजातंत्र लोकतंत्र में कोई भी दल में आप विचारधारा के लिए काम कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, वो है सुखराम जी और अनिल शर्मा जी 2 अलग अलग एंटिटीज हैं। अनिल शर्मा जी के छवि पे कोई सवाल नहीं उठती है, और रही बात आते हुए दिन में आप देखेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो जनता ने स्वीकार किया है उनके काम के अनुसार। और मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि आरोप प्रत्यारोप जो आप लगाना चाहें तो पहले कांग्रेस को अपने जी बहुत ही हास्यास्पद बातें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता इस वक्त कह रही हैं। एक तरफ कहती है सुखराम जी और अनिल जी 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, और उसी के साथ जब बिहार पहुंचती तो लालू यादव वो उनके बेटों को एक साथ खड़ा कर देती हैं।
तो ये जो है ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की। जिस किसी ने भी एक दफा भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लिया उसके पास सारे भ्रष्टाचार के आरोप समाप्त हो जाते हैं, चाहे वो जयशाही हो, जिनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप है, जिनके ऊपर लगातार इस चीज का प्रश्न उठ रहा है कि उनके किस तरह से पिछले 3 साल के अंदर जो उन्होंने अपने धन कमाने की जो तेजी दिखाई है, रॉकेट की स्पीड से दिखाई है, उसके जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखाई देता है। तो भ्रष्टाचार जो है वो भारतीय जनता पार्टी का टूल ऑफ कन्वीनियंस है। शाइना जी यहाँ पर कह रहे हैं साफ तौर पर हिलाल नकवी साहब कि जो भी बीजेपी में आ जाता है वो दूध का धुला मान लिया जाता है, सारे पाप धुल जाते हैं। भाई साहब आप पहले देखिए, आप एसेट्स देखिए आपके प्रत्याशी को और पता कीजिए कि किसका कितना बड़ा है और किसका कितना घटा है, क्या है उनके सोर्सेज ऑफ इनकम, और आपकी बोलती ही बंद हो जाएगी। जहां आपके नेताओं के प्रति ये भ्रष्टाचार के आरोप साबित हुए हैं, वहां जनता की जो गुस्सा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर वो आपको 9 नवंबर पे पता चलेगा। लेकिन मैं मानती हूं कि इससे मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं देना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी कितने भ्रष्ट हैं। नहीं, नाम लेना बेमतलब है क्योंकि सबका नाम लेना एक लिस्ट बहुत लंबा पड़ता है। बोलते चले आरोप प्रत्यारोप लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं, इसका आप किस तरह से आकलन करते हैं? देखिए, हिमाचल में प्रगति हुई नहीं है कोई। अतुल अग्निहोत्री, हम आपको चुनौती देते हैं, कोई नहीं है। विनोद अग्निहोत्री जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से तो आप इतने आरोप प्रत्यारोप आप इतने बेतावले क्यों हो रहे हैं? रुकिए ना, जनता तय करेगी। मौसम है और चुनाव के मौसम में अगर आरोप प्रत्यारोप न लगे तो राजनीति में मुझे लगता है कुछ खाली खाली से लगेगा, जैसे दिवाली बिना पटाखों के हो। जनता वोट देने नहीं जाएगी। तो ये पटाखे हैं राजनीति के, जैसे दिवाली अगर बिना पटाखों के हो तो कैसे सुनी हो जाती है, हालांकि क्लीन दिवाली हो जाती है। तो आरोप प्रत्यारोप जो है ये लगेंगे। देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार को वीरभद्र सिंह के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन ये बात भी सही है कि सुखराम की एंट्री से उसकी धार कमजोर हुई है। साइना जी कुछ भी कहें कि अनिल शर्मा जी और सुखराम जी अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक ही परिवार के हैं। और सुखराम जी के खिलाफ सबसे ज़्यादा जो मांग और प्रदर्शन और विरोध भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेताओं ने ही किया था। लेकिन कांग्रेस भी इसमें धुली हुई नहीं है, उसके ऊपर भी वीरभद्र सिंह के खिलाफ जो आरोप हैं उनका भी जवाब उसको देना पड़ेगा। और एक हिमाचल प्रदेश में जो एक सत्ता विरोधी रुझान है, एंटी इनकम्बेंसी का है, क्योंकि वहाँ का इतिहास रहा है अभी तक जो है कि क्रमवार जो है एक के बाद एक, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। अब कांग्रेस के सामने चुनौती ये है, क्या वो इस रिकॉर्ड को या जो ये जो परंपरा रही इसको तोड़ करके दोबारा अपनी सरकार बना पाएगी, या बीजेपी जो है उस परंपरा को कायम करेगी। और बीजेपी के सामने कांग्रेस से ज्यादा बड़ा संकट जो है वो अपने आंतरिक उसका संघर्ष का है। धूमल बनाम नड्डा बनाम शांता कुमार, मुझे लगता है ये भी एक अंतर्विरोध है जिसको भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हल करना पड़ेगा। अपने घर को कैसे इंटैक्ट रखते हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने, और एंटी इनकम्बेंसी इससे किस तरह से इसका सामना करती है कांग्रेस, ये भी देखने वाली बात।